हमारे देश में किसी को न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो गया है? क्या हमारे देश का कानून व्यवस्था इतना अपाहिज हो गया है? क्या हमारे देश का कानून व्यवस्था अंधा हो चुका है? क्या यह सच साबित कर रहा है? हमारे देश का कानून सही में अंधा है? आज यह बात साबित हो रही है कि हमारे देश का कानून सच में अंधा है। हमें आज तक न्याय क्यों नहीं मिला? क्या कर रही है सीबीआई? क्या कर रही है कोलकाता की जो सीएम है? क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? मुझे आज भी न्याय नहीं मिला है। न्याय के नाम पे केवल मुझे गुमराह किया गया है। कब तक मुझे न्याय मिलेगा? कब तक मुझे न्याय मिलेगा? मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। किसी ने मुझे निर्भया कहा, किसी ने मुझे दामिनी कहा, पर मैं हूँ मौमिता। मैं कोलकाता केस में एक ट्रेनिंग डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बता रही हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना। ये सबका सपना होता है और सपना देखना कोई गलत बात नहीं होती है और मैंने भी सपना देखा और अपने सपनों को पूरा करना चाहा। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जानते हो। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं, कुछ लोग निर्भया या दामिनी। आज देश भर में मेरा नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मेरा नाम मौमिता है। आप सभी ने मुझ पर जो प्यार और मेरे परिवार को जो सहारा दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और इसी वजह से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली हूँ, एक मामूली सी लड़की हूँ। मेरा जन्म 1993 में हुआ था। घर में एक सबसे मैं छोटी होने के कारण अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। मुझे याद है एक बार जब मैं डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की थी, तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद भी मेरे पिता को मेरी यह इच्छा सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा, तू बहुत पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन जाए। मैं हूं ना, कहते हुए उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा था। तब से मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरे शिक्षा के पैसे बचाए। लोग अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण वह अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना सकते। यह बातें मुझे बहुत ज्यादा चुभती थी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। मैंने दिन रात नीट की परीक्षा की तैयारी की क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में ही दाखिला लेना था, ताकि मेरा शिक्षा का जो फीस था वो कम हो सके। मैं बड़ी डॉक्टर बन के अपने माता पिता को वह सारी सुविधा देना चाहती थी जो अमीर लोगों के घर में होती है। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनके नाम रोशन करना चाहती थी और मेरी वह इच्छा पूरी हुई। नीट परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिले। उसी के आधार पर मुझे कोलकाता के आरजीवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश मिल गया और मेरे माता पिता बहुत ज्यादा खुश हुए। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे बड़ा डॉक्टर बनना था। लोगों की बेहतर सेवा करनी थी, इसीलिए मैं पीएचडी करने का निर्णय लिया। इस कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी और अपना पहला साल पूरा कर दिया। मेरे माता पिता और मैं बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब मेरी डिग्री पीएचडी की होने वाली थी और मैं अब एक बड़ी डॉक्टर बनने वाली थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी और पिताजी ने मेरे शिक्षा के लिए जो कर्ज लिए थे उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी। मैं अपने माता पिता को एक खुशी वाला जीवन देना चाहती थी। हमने किन कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मुझे आज भी याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ ना कुछ बना कर रखते थे ताकि मैं भूखी न सोऊं। मैंने भी उन्हें देखकर पैसे बचाने का तरीका सीख लिया था। कई चीज मुझे बहुत बहुत पसंद थे, लेकिन मैंने उनसे कभी भी नहीं मांगा। इसलिए मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहुत समझदार हो गई हूँ और वह मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी थी। 2024 का साल शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थे। अब तो मैं डॉक्टर भी बन गई थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा, इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी हैं। अपनी बेटी एक ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में बनने वाली है। मेरी बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, इस साल हम जरूर दुर्गा पूजा के साथ केस को धूमधाम से मनाएंगे। अब तो मेरे माता पिता मेरे शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। तब मैंने अपने पिताजी से साफ साफ कहा, शादी की चिंता आप मत करो। शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? इसीलिए आप यह सारी चीज मुझ पर छोड़ दो। हम बड़ी डॉक्टरनी बनने वाली हूँ और मेरी चिंता
आप छोड़ दो, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा तब मैं शादी करूंगी। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी के आंसू आ जाते थे जब भी मैं ऐसा बोलती थी। उन्हें खुश देखकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। मैंने बचपन से अपनी माँ को हमेशा पैसे बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे लिए कभी भी खर्च करने से पीछे नहीं हटती थी। मेरी पसंद नापसंद उन्हें बखूबी पता होता था। मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया, अपनी इच्छाओं को दबा दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीने से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। तभी हफ्ते में 1 बार, कभी हफ्ते में 2 बार नाइट ड्यूटी हो जाती थी। कभी कभी हफ्ते में 24 घंटे 36 घंटे भी काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगी। 2024 का अगस्त महीना मेरे लिए इतना घातक साबित होगा, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे। वह 63 साल के थे, लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं छोड़ा। एक बार मेरे पिताजी बीपी की दवाइयां लेना भूल सकते हैं, लेकिन काम करना नहीं भूलते। हमेशा मुझे उन्हें समय पर दवाई लेने के लिए कहना पड़ता था। हंसते हुए कहते थे, हाँ बेटी लेता हूँ। मैं भी हमेशा कहती थी कि हमारी बेटी और बेटा तू ही है। वैसे भी बहुत प्यारी थी मैं। मेरे नाम में ही प्यार छुपा था। अक्सर मैं डॉक्टरों के साथ होती तो कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता। हमारे सीनियर डॉक्टर भी इस पर कभी कभी बातें कर लेते थे, लेकिन मैं खुद को इन सब चीजों से हमेशा दूर रखा करती थी। लेकिन जब किसी छात्रा के साथ अन्याय होता, किसी मरीज के अधिक पैसे वसूले जाते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं आवाज उठाती। इस पर हमारे प्राचार्य संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे। प्राचार्य होने के कारण हम सभी उनसे डरते थे, लेकिन मैं भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वह अस्पताल में क्या क्या करते हैं, लेकिन कभी भी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मैं इन बड़े बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयां की कालाबाजारी होने की बात सामने आई तो मैं शांत नहीं रह सकी। मैं बोलना शुरू किया। मेरी आवाज को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा था और मेरे काम की घंटे भी बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। कभी कभी मैं अपने पिता को यह बातें बताती थी, लेकिन वह मुझे कहते थे, बेटी तुम इन सब चीजों से दूर रहना, इन चीजों में मत पड़ो। हम गरीब लोग हैं, यह बहुत बड़े लोग हैं, उनके हाथ बहुत ऊपर तक हैं, यह तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। पिताजी के शब्द बिल्कुल सही थे। यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किए थे, इसलिए पिछले 6 महीने से मैं प्राचार्य और विभाग के उत्पीड़न को सहन कर रही थी और शांतिपूर्वक सिर्फ अपना काम कर रही थी। शायद मुझे इन लोगों को मुझसे खतरा महसूस हो रहा था और इसीलिए इन्होंने पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था। कभी कभी मेरे दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा किया करते थे कि हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते बोलते चुप हो जाते थे, क्योंकि हमें इन चीजों से उलझना नहीं था। खैर, हमारे अस्पताल में 2019 में संजय राय नाम का व्यक्ति भर्ती होता है। वह अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था और वह 4 से 5 साल से यही काम कर रहा था, इसीलिए उसे हमारे हर विभाग के बारे में पूरी जानकारी थी। कई मरीजों को बेड दिलवाता था और उसके लिए वह उनसे पैसे लिया करता था। उसकी नजर बहुत ज्यादा खराब थी। वह अस्पताल में आने वाली हर महिला को गलत नजरों से देखता था। इसके बारे में भी हमारे में चर्चा होती थी, लेकिन वह प्राचार्य का बहुत ज्यादा खास आदमी था और उनके लिए हमेशा काम करता था। इसीलिए हमने कभी भी उसका शिकायत करने का विचार नहीं किया, क्योंकि बेवजह विवाद नहीं हम लोग चाहते थे। लेकिन हाँ, संजय राय की नजर बहुत खतरनाक थी। किसी भी लड़की के सामने होने पर उसकी नजर उसे खा जाती थी, इसीलिए मैं ऐसे आदमी से दूर ही रहना चाहती थी। उस दिन भी जब मैं घर से काम पर जाने के लिए निकली तो मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि यह मेरा आखिरी दिन होगा। जब मैं अपने घर से जा रही थी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब मैं अपने घर, अपने माता पिता और अपने छोटे से घर को कभी नहीं देख पाऊंगी। शायद इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, पिताजी को समय पे दवाइयाँ दे देना, और मैं यह कहकर घर से बाहर निकली। 8 अगस्त को मैं पूरा दिन काम कर रही थी, अपने मरीजों की देखभाल कर रही थी। हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरा के निर्माण चल रहा था, इसीलिए ऊपर आने जाने का ज्यादा मूवमेंट नहीं था। हम सब वार्ड में इकट्ठा थे। 4-5 डॉक्टर और मेरे साथ थे। हम कुछ चीजों पर चर्चा कर रहे थे। उस समय संजय राय भी वहीं पर था और वह मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। उस समय
बाद में वहां से वह चला गया और हम सब ने खाना खाया। फिर सभी अपने अपने काम पर लग गए। थोड़ा फ्री थी, इसीलिए मैंने रात को माँ को फोन किया। जब तक मैं माँ को फोन नहीं करती थी तब तक वे और पिताजी खाना नहीं खाते थे। उन्हें बताना पड़ता था कि मैं खाना खा ली हूँ, तभी वह खाना खाते थे। उस दिन भी मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मेरी माँ से आखिरी बातचीत होगी। माँ को फोन उठाते ही मैंने पूछा कि क्या पापा को समय पे आपने दवाई दिलाई है? उनके लिए जरूरी था, उनकी दवाइयाँ कभी नहीं छूटनी चाहिए थी। इसका पूरा ध्यान मैं रखती थी। मुझे याद है एक बार पिताजी की दवाइयाँ रात में ही खत्म हो गई थी। पिताजी ने सोचा कि एक दिन दवा न लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा, सुबह जाकर दवा ले आऊंगा। लेकिन मैं घड़ी में देख रही थी, रात के 11 बज रहे थे। मैंने वहीं सबका खाना रोक दिया और कहा पिताजी की दवा आने तक कोई खाना नहीं खाएगा। और इतनी रात में भी मैंने उनके लिए दवाइयों का इंतजाम किया था। लेकिन अब अस्पताल में ज्यादा काम होने के कारण मुझे घर पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा था। इसलिए माँ को ही जबरदस्ती सब कुछ बताना पड़ता था। उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि पिताजी को की देखभाल करे। और माँ से बात करके मैं पूरे फ्लोर पर ऊपर वाले फ्लोर पे जाकर मरीजों का चेकअप किया। इसके बाद मैं आराम करने और अपने अगले पढ़ाई के लिए तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम में पहुंच गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां जाना मना है। मुझे तो अब पता चला कि बगल में बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं तो वहां चली गई। दोपहर के 2 से 3 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की। मैंने सोचा अब थोड़ा सो लेना चाहिए। 36 घंटे की ड्यूटी के कारण बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी। मरीजों की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा था। दूसरों को जीवन दान देने वाली मैं अपने जीवन की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। ज्यादा थकान की वजह से किताबें और डायरी वहीं पर बंद करके मैं सो गई। इतनी गहरी नींद थी कि वहां पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है नहीं पता चला। इस समय समय सुबह के 4 बजे संजय राय शराब पीकर आता है। संजय राय शराब पीकर सेमिनार हॉल में आया, इसका भी मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी। उसके आते ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसके अंदर का राक्षस जाग गया। वह मेरे पास आया और उसने मेरे शरीर को छुआ। नींद में होने के कारण मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब शरीर पर हाथ फिरने लगा तब मैं जाग गई। सामने संजय राय जैसे दुष्ट व्यक्ति को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। नींद में होने के कारण खुद को संभालने में मुझे समय लगा। मैंने खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी। उसके मुंह की बदबू से मुझे समझ में आ रहा था कि वह मेरी कोई बात सुनने की हालत में नहीं था। मैं उसे विनती कर रही थी, मुझे छोड़ दो कह रही थी, लेकिन उसे जरा भी तरस नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब तब वह थोड़ा डर गया और जल्दबाजी से उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज न निकल सके। मैं उससे लड़ रही थी। मन ही मन मैं प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरी आवाज सुन ले, लेकिन उस रात मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी क्योंकि उस रात ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। जैसे कि अब पता चला है, उसका मतलब है कि मेरे खिलाफ सारा षड्यंत्र पहले से ही रचा गया था। मैं उस दरिंदे को अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई थी। जितनी भी मैं कोशिश कर रही थी वह मुझसे दूर नहीं हो रहा था। मैं खुद को उससे बचा नहीं पाई। लड़ते लड़ते मैं हार गई और फिर उसने मुझे नोचना शुरू किया, मुझे मारना शुरू किया। अब मैं पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। कौन कौन मेरा शोषण कर रहा था यह समझ नहीं आया। मेरे दर्द से चीखें निकल रही थी। मैं इतनी जोर जोर से चीख रही थी कि मेरी पूरे अस्पताल में चीखें गूंज रही थी, लेकिन न जाने क्यों मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी थी। चिल्लाते चिल्लाते मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था और फिर मेरे सपनों की हत्या कर दी गई और वह भी बहुत मारपीट किया। आखिरकार मेरी जान चली गई, लेकिन मेरे शरीर पर शोषण की निशानियां रह गई। मेरा चश्मा टूट गया, उसके कुछ टुकड़े मेरे खून से सने हुए आंखों में घुस गए। मेरे फटे हुए होठ, मेरी आवाज दबाने के लिए उसने मेरा गला दबाया था। खुद को बचाने की कोशिश में मेरे खून से सने हुए नाखून, मेरे शरीर पर किए गए अनगिनत और मेरे जांघों की टूटी हुई हड्डियां, मेरे जो दोनों थे वो टांगों का घायल होना, मेरे जननांग, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन पुरुषों की क्रूरता का मुकाबला किया था। लेकिन काश उन पुरुषों के अंदर थोड़ा सा भी रहम होती, मेरी आखिरी सांस तक मैं जिंदा रह पाती। मेरे शरीर पर वार करते समय उन्होंने सोचा होता, मुझे मारते समय उन्हें खुद को भी दर्द महसूस हुआ होता, लेकिन वह दरिंदे
की तरह आकर मुझे बर्बाद कर के चले गए। उस दिन मेरे जिस्म के साथ साथ मेरी अंदर की रूह का भी बलात्कार हुआ और आखिरकार इस ट्रेनी डॉक्टर मोमिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मरते समय मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे माता पिता का चेहरा था। अब उनका क्या होगा, यही सवाल मेरे दिल में बार बार आ रहा था। हर दिन दूसरों की जान बचाने वाली मेरी जान बचाने के लिए वहां कोई नहीं था। मरते वक्त भी मुझे यही डर सता रहा था कि मेरे माता पिता इतने कैसे सहेंगे। उस दरिंदे ने मेरा शोषण किया, मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला और मेरी हत्या कर दी और फिर मेरे अर्धनग्न शरीर पर अधूरा कपड़ा डालकर ऐसे चला गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। मेरी आत्मा तड़पती रही, मेरे सपने अधूरे रह गए। हर दिन 10 से 12 घंटे की मेहनत से मैं आज यहाँ तक पहुंची थी। मेरा और मेरे पूरे परिवार का सपना एक ही रात में बिखर कर रह गया। मेरे लिए पूरा दिन सिर्फ एक काम था, मुझे किताबों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। मुझे पीएचडी में गोल्ड मेडल चाहिए था, टॉप डॉक्टर बनना था। मैंने अपनी डायरी में भी यह लिखा था, क्योंकि मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया और एक रात में उनकी मेहनत और मेरी पढ़ाई सब कुछ जलकर राख हो गया। असल में अगले दिन से क्या हुआ, कैसे अपराधी पकड़े गए, यह सब आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी अगले दिन की सुबह आत्महत्या की खबर मेरे घर तक पहुंचती है। आपकी बेटी ने अस्पताल में आत्महत्या कर लिया है, ऐसा बताया गया। माँ तो सब कुछ खत्म हो गया कहकर रोने लगी। पिताजी तो सुनने की हालत में नहीं थे। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला और हॉस्पिटल लेकर आए। दौड़ते दौड़ते आने लगे। मेरे माता पिता अपने बेटी को आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अंदर मेरी अर्धनग्न शरीर को देखने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वहां के सबूत मिटाए जा रहे थे और जब इजाजत मिली बेटी को घायल और इस हालत में देखकर मेरे माता पिता तुरंत समझ गए यह आत्महत्या नहीं हो सकती। हमारी बेटी आत्महत्या करने के लिए कायर नहीं थी, नहीं बनी, डॉक्टर नहीं बनी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ और पिताजी तुरंत बोले यह बलात्कार है। माता पिता ही लेकिन रिश्तेदार, दोस्त, सहयोग सब मेरे लिए जोर से आवाज उठाते हैं और मेरा बलात्कार करके मेरी हत्या की गई है, इसीलिए सभी गुस्से में थे। इतना बड़ा हंगामा देखकर पुलिस आखिरकार बहुत देर से वहां पहुंचती है और फिर पूछताछ शुरू होती है। पता हो जाती है इतनी बड़ी जनता के साथ संजय राय अपने हेडफोन के सहारे पकड़ा भी जाता है। बिना कुछ कहे वह आरोपी अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है। वह किसी न किसी बड़े चेहरे को बचा रहा है, फिर उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और मामला वहीं खत्म कर दिया जाता है। किसी का बलात्कार हुआ है तो कोई कह रहा है सामूहिक बलात्कार हुआ है। मेरे योनि में पाया गया 151 ग्राम वीर्य जो केवल उससे उस आरोपी का बताया जा रहा है। क्या मेरे साथ हुआ सामूहिक बलात्कार दबाया जा रहा है? अचानक मर्मरता के नाम पर घटना स्थल की दीवारें तोड़ी जाने लगी। इमरजेंसी रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जो वीडियो मिला था उसमें अब तक कोई सच्चाई सामने क्यों नहीं आई? क्या बलात्कार और मुझे मारने की साजिश में बड़े चेहरों को बचाने के लिए सबूत मिटाए जा रहे थे? जनता के बीच में घुसकर क्या उन दरिंदों ने, कुछ लोगों ने अस्पताल में आकर सारे सबूत नष्ट कर दिए थे और मेरे साथ अत्याचार करने वाले उन लोगों को छोड़कर फिर से उन्हें जिंदगी जीने का मौका देने का फैसला किया जा रहा है? हमारे देश का राष्ट्रीय व्यवस्था कितना लाचार है। अब मुझे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरे साथ जो हुआ है वह क्यों हुआ है? क्या कभी पता चलेगा? क्या संजय राय को कभी फांसी होगी या नहीं? लेकिन अगर उन्हें ऐसा ही छोड़ दिया गया तो जल्दी ही आपके सामने एक और निर्भया आ जाएगी, एक ममिता आ जाएगी। यह मत भूलो कि वह कोई बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, पत्नी हो सकती है, लेकिन होगी तो वह एक औरत ही। 2012 में मेरे जैसा ही एक और लड़की के साथ अन्याय हुआ था। उसके आरोपियों को 7 साल बाद फांसी की सजा मिली थी। उसे बहुत देर से न्याय मिला। अगर हमारी जैसी दूसरी निर्भया नहीं चाहिए तो मुझे न्याय दिलाओ। क्या मेरे माता पिता को उनकी बेटी से दोबारा मिलाने का मौका मिलेगा? मैं डॉक्टर बनकर सभी की सेवा करने का फैसला किया था। ये क्या मेरा गलती था? सबको एक देवता के रूप में मैंने सेवा करने का निर्णय लिया था। क्या मेरा ये गलती था? लेकिन खुद को बचाने में मैं असफल रही। मैं ट्रेनी डॉक्टर मोमिता, जिसकी कहानी अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई है। जीते हुए लोगों की सेवा करके खुशी से जीने का मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मेरी हत्या और बलात्कार की गुत्थी अब सुलझती नजर नहीं आ रही है। मैं वही ट्रेनी डॉक्टर ममिता बोल रही हूँ, डॉक्टर ममिता जो कुछ दिन पहले तक आप में से ही एक थी। बिना किसी गलती के मैंने अपनी जिंदगी को ही दांव पे लगा दिया। काश उन लोगों में कुछ दया होती तो आज यह महिला डॉक्टर जिंदा होती। मेरे माता पिता अभी तक इस दुख से उबर नहीं पाए हैं। यहाँ पर अब तो सीबीआई
को भी जांच सौंप दिया गया है, लेकिन क्या सीबीआई इस जांच को अच्छे से कर पाएगी? अब हमें तो नहीं लगता है कि हमें न्याय भी मिलेगा, क्योंकि सीबीआई पता नहीं क्या कर रही है और कोलकाता की जो सरकार है वो पता नहीं किसे बचाने की कोशिश कर रही है, किसे बचाने की कोशिश कर रही है, पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही है, यह तो ऊपर वाला जाने। लेकिन ना सामने आए तो मुझे न्याय मिलना चाहिए और मुझे न्याय आप लोग दिला सकते हो। आप लोग चाहोगे तो मुझे न्याय मिल जाएगी, वरना मेरी भी गुत्थी बन के रह जाएगी और मेरी आत्मा ऐसे ही तड़पती रहेगी। लेकिन वह लोग कभी सुकून की जिंदगी नहीं जिएंगे, उनके घर में भी बहू बेटियां हैं। मुझे न्याय दिलाओ, मुझे न्याय दिलाओ।